तुम्हें प्यार था या बस तुम्हें मुझसे अटैचमेंट थी? ये सवाल मैं पूछा करता था कभी किसी से। खैर, इस बात को बहुत साल बीत गए हैं। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ सैम सत्यम और आप सुन रहे सेट्स ऑफ स्टोरी टेलर। आज है 4 दिसंबर, वेडनेसडे, एंड वक्त हो रहा है 7:45। जस्ट अभी उठा हूँ एंड सोचा कि थोड़ी शांति है तो रिकॉर्डिंग कर दूँ। तो एपिसोड 3 या चैप्टर 2 शुरू करते हैं। अगले दिन रिवाना ने पूजा से हिया के घर का पता पूछने के लिए उसे फ़ोन किया। पूजा को मालूम नहीं था कि हिया कहाँ रहती थी या बैच में उसके कौन कौन से दोस्त थे। कम से कम पूजा ने तो उससे यही कहा था। पूजा से कुछ और पूछने के बजाय रिवाना ने फेसबुक की मदद लेने का फ़ैसला किया और एक अपडेट डाला। दोस्तों, हिया चौधरी याद है? किसी को मालूम है कि वो कोलकाता में कहाँ रहती थी? दिन घटने के बाद भी उसके मैसेजेस पर 0 लाइक और 0 कमेंट थे। निराश होकर रिवाना ने अपने कॉलेज फ़ोन मिलाया। हालांकि उस दिन इतवार था, लेकिन वो जानती थी कि कॉलेज का ऑफिस हफ्ते में 7 दिन खुला रहता है। हेलो, टेक्नो कॉलेज। मैं रिवाना बनर्जी, पिछले साल पास हुई हूँ। मैं एक एलुमनाई मीट कर रही हूँ, इसलिए मुझे अपने सारे बैचमेट्स का पता चाहिए होगा ताकि मैं उन्हें इनवाइट कर सकूँ। बहुत सारे नाम हैं यहाँ, मैं सारे नाम फ़ोन पर नहीं बता सकता तुम्हें। खुद कॉलेज जाकर लेना होगा और प्लीज़ कॉलेज आईडी ले आना अपनी। डेटा का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल होगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, ठीक है? रिवाना 1 घंटे के भीतर ही कॉलेज पहुंच गई। हालांकि वो आई किसी और मकसद से थी, लेकिन कॉलेज को देखते ही उसके भीतर अपने वो असफल प्रेम कहानी की याद सुलग उठी, जिसे वो बुझाने की बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी। अच्छी बात ये थी कि इस सुलगन में बहुत आँच नहीं थी, लेकिन बुरी बात ये थी कि रह रहकर उससे उठती हुई चिंगारी से जला रही थी। इससे पहले कि ये चिंगारी उसे किसी और तरीके से नुकसान पहुंचाती, रिवाना सीधे ऑफिस पहुंच गई। सबसे पहले उसके आईडी कार्ड की जांच की गई और फिर उसने अपने सभी 43 बैचमेट्स का पता उनके नाम के साथ एक प्रिंट आउट के रूप में दे दिया गया। रिवाना को उसमें हिया चौधरी का नाम और पता ढूंढने में ज़रा भी मुश्किल नहीं हुई। उसका घर साउथ कोलकाता के बांगुर पार्क में था। रिवाना ने अपने कॉलेज से ही बांगुर पार्क के लिए टैक्सी ली। हिया का घर ढूंढने के लिए उसे 1-2 जगह पूछना पड़ा। टैक्सी ड्राइवर ने उसे गेट के पास छोड़ा और रिवाना थोड़ी देर घर की ओर घूमा कर इमारत देखती रही। फिर उसने धीरे से लोहे का एक छोटा सा गेट धक्का देकर खोला। हालांकि घर के भीतर उसे किसी भी किस्म की आवाज़ नहीं आ रही थी। ये समझना मुश्किल था कि उस घर में फ़िलहाल कोई रहता है या नहीं। रिवाना ने छत की ओर देखा कि एक सफ़ेद बिल्ली यहाँ बैठी है। छत की ओर देखा कि एक सफ़ेद बिल्ली यहाँ बैठी है, उसकी ओर देख रही है और फिर उतरकर ऐसी टहलती हुई भीतर और चली गई जैसे मकान मालिक को उसके आने की सूचना देने गई हो। रिवाना मैन दरवाज़ा से भीतर घुसी और देखा कि घर का मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ है। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। घंटी आम घंटी की तरह नहीं थी, बल्कि उससे एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मुख्य दरवाज़ा से लगी हुई एक खिड़की खुली। कौन है? एक बुजुर्ग सी आवाज़ आई। नमस्ते, मैं रिवाना बनर्जी हूँ, हिया की दोस्त। हिया कौन? हिया चौधरी? तुम किसी हिया चौधरी को जानती हो? उस आदमी ने रिवाना की ओर चेहरा घुमाकर भीतर की ओर देखते हुए एक सवाल पूछा। रिवाना ने ये देखने की कोशिश की कि वो किससे बात कर रहा है, लेकिन चौधरी, हिरेन चौधरी की बेटी होगी। खिड़की के भीतर से एक बुजुर्ग महिला की आवाज़ में ये जवाब आया। वो लोग अब यहाँ नहीं रहते हैं, उस बुजुर्ग आदमी ने रिवाना की ओर घूमते हुए कहा। आपको पता है वे लोग
कहाँ रहते, हमारे किराएदार थे। आजकल तो अपने ही बच्चों का पता नहीं रहता, किसको पता है कि पुराने किराएदार कहाँ गए हैं। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा और खिड़की बेरुखी से बंद कर दी। थोड़ी देर बाद रिवाना ने देखा कि भीतर से किसी ने पर्दे भी खींच दिए। तो यह चौधरी अपने परिवार के साथ यहाँ किराए पर रहती थी। अभी यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता रिवाना के पास नहीं बचा था, सिवाय अजनबी की मदद को। जहाँ तक रिवाना का सवाल था, यहाँ से आगे जाने के सारे रास्ते उसके लिए बंद हो गए थे। एक भारी दिल और परेशान दिमाग लेकर रिवाना वापस घर लौट आई। उसके दिमाग में 2 सवाल घूम रहे थे। अगर यह मर चुकी थी और उसके परिवार का पता लगाना मुश्किल था, तो उस अजनबी ने उसे हिया के नाम तक भेजने का रास्ता खोला ही क्यों था? और कौन जाने कि स्क्रैप बुक उसकी माँ से गुम हो गई या चोरी हो गई थी। रिवाना ने अगली सुबह मुंबई के लिए फ़्लाइट ले ली। एयरपोर्ट पर अपने सामान की ट्रॉली के वो बेताब नज़रों से डैनी को ढूंढ रही थी। उसे लग रहा था कि डैनी गुलाब के फूलों का एक गुच्छा लिए अचानक से कहीं से उसके सामने आकर उसे हैरान कर देगा, लेकिन डैनी का कोई नामो निशान भी नहीं था। मैडम, वहाँ जाकर वेट कीजिए प्लीज़, एग्जिट गेट के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड ने उससे कहा। रिवाना ने उसकी ओर देखने की ज़रूरत भी नहीं समझी और अपने व्हाट्सएप चेक करते हुए आगे बढ़ने लगी। उसने डैनी को अपने फ़्लाइट तक का बताया था, उसको यहाँ होना चाहिए था। उसने डैनी को फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। दूसरी और तीसरी बार भी पूरी घंटी बज गई, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। रिवाना पूरी घंटी बजने का इंतज़ार करती रही, इस उम्मीद में कि डैनी फ़ोन उठा लेगा। और फिर हैरान परेशान रिवाना ने सीधा डैनी के दोस्त के उस फ्लैट के लिए टैक्सी ली, जहाँ वो डैनी के साथ पिछले 2 हफ्तों से रह रही थी। उसके पेरेंट्स को इस बात का इल्म भी नहीं था कि मुंबई में 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजारने के बाद रिवाना को धीरे धीरे ये समझ आने लगा था कि अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये सबको बताने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों को अपने बारे में जितना ज़्यादा बताते हो, उतना ही लोग आपके बारे में राय बनाते चले जाते हैं। वो डैनी से प्यार करती थी और उसके साथ उसे रहना अच्छा लगता था। और सच पूछो तो यही बात मायने भी रखती थी। आप जब शादीशुदा महसूस करने लग जाते हो, खुद को शादीशुदा मान लेना चाहिए। और अगर आप किसी के साथ एक रिश्ते में बंधने को तैयार नहीं है, तो फिर कोई भी रीति रिवाज आपको उस बंधन में नहीं बांध पाएगा। रिवाना ने अपने पेरेंट्स से ये बात कहने की कभी ज़रूरत नहीं की, नहीं तो वे लोग किसी तांत्रिक के पास जाते कहते हुए ले जाते कि रिवाना का दिमाग खराब हो गया है। उसकी टैक्सी एक ट्रैफिक सिग्नल से दूसरे ट्रैफिक सिग्नल तक पहुंचती रही और रिवाना ये सोचती रही कि कैसे इन दिनों वो डैनी के साथ अपने रिश्ते को शादी के तराजू पर तौलना बंद कर चुकी है। डैनी के साथ उसका होना भर ही किसी भी किस्म के सामाजिक लाइसेंस से कई ज़्यादा अहमियत रखता था। उसके लिए उसे एक ही बात की चिंता होती थी कि एक न एक दिन उसके पेरेंट उससे वो सवाल ज़रूर पूछ बैठेंगे जिससे वो भागती करती है। तो क्या तुमने शादी के बारे में कोई फ़ैसला लिया? लेकिन तब तक उसे उम्मीद था कि वो इतनी हिम्मत तो जुटा ही पाएगी कि अपने पेरेंट्स से सच बोल सके। ये बता पाएगी उनसे कि उसके लिए डैनी के साथ होने के अलावा कोई भी बात मायने नहीं रखती। उसके लिए यही खास था कि दोनों साथ थे। अपार्टमेंट पहुंचते ही रिवाना ने एक बार फिर डैनी को फ़ोन किया, लेकिन उसने फिर फ़ोन नहीं उठाया। लिफ्ट में 7वें माले के बटन दबाते हुए उसने डैनी का भेजा हुआ आखिरी व्हाट्सएप चेक किया। हैव अ सेफ फ्लाइट बेबी, लव यू। डैनी का लास्ट सीन अभी तभी तक का था जब रिवाना फ्लाइट पर बैठ रही थी। रिवाना लिफ्ट के बाहर आई और मेन दरवाजे तक अपने सामान खींचते हुए लेकर आई। उसके पास दूसरी चाबी थी, इसलिए अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलने में उसे बिल्कुल वक्त नहीं लगा।
सिंगल लॉक से उसे समझ में आ गया था कि डैनी घर में नहीं है, क्योंकि घर से बाहर जाने वक्त उसे दरवाज़ा डबल लॉक करने की आदत थी। हाय बेबी, मैं आ गई हूँ, रिवाना ने चिल्ला कर कहा। जवाब थोड़ी देर बाद आया, वो भी एक लड़की की आवाज़ में। डैनी नहा रहा है। रिवाना ने घूम कर देखा कि एक लड़की गीली बालों में खड़ी थी, जैसे कि वो अभी अभी बाथरूम से निकली हो। और चैप्टर यहीं पे खत्म होती है, बहुत छोटी है तो क्या करूं, नेक्स्ट भी रिकॉर्ड करता हूँ। तबीयत ख़राब है, सो आई हैव सिम्टम्स ऑफ डेंगू, सो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। एंड अभी भी मतलब मैं सो कर उठा हूँ और तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो फिर भी सोचा कि करता हूँ, बहुत दिन हो गया है। चलो चैप्टर 3 कंटिन्यू करता हूँ। नित्या, रिवाना ने हैरान होकर कहा। उसने अपने चेहरे का ना ये भाव छुपाया गया तो नित्या को यहाँ देखकर हैरान है, और ना ये नित्या को देखकर उसके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाय रिवाना, सॉरी मैंने तुम्हें सरप्राइज़ कर दिया। मैं तुम्हारे यहाँ होने की उम्मीद नहीं कर रही थी, रिवाना ने अपना सामान ज़मीन पर रखते हुए कहा। हाँ मैं जानती हूँ, मैं भी आना नहीं चाहती थी, खास तौर पर तब जब तुम और डैनी लिव इन में हो, लेकिन तुम तो जानती हो ना डैनी कभी कभी कितना जिद्दी हो जाता है। उसने मुझे जाने ही नहीं दिया, नित्या ने कहा, और वहाँ आराम से सोफे पर बैठकर अपनी टीवी ऑन कर दिया। जिस बेपरवाही से साथ नित्या उस सोफे पर बैठी और रिवाना को अच्छा नहीं लगा। रिवाना जानती थी कि डैनी कभी कभी कितना जिद्दी हो सकता है, लेकिन उसकी ये जिद किसी और के हिस्से भी आती है। ये जानकर रिवाना को थोड़ी तकलीफ ज़रूर पहुंची थी। उसे लग रहा था जैसे उसके मन के भीतर कोई गांठ बन गई है। डैनी ने बताया ना कि क्या हुआ, नित्या ने टीवी देखते हुए उसे कहा। रिवाना की नज़रें नित्या पर थी। ऐसी कौन सी बात थी कि नित्या के बारे में जो डैनी उसे नहीं बता रहा था। रिवाना ने सबसे खराब बात की कल्पना कर ली कि नित्या और डैनी अभी कपल है, और दोनों ने मिलकर रिवाना को डैनी की ज़िंदगी से ठीक वैसे ही निकाल दिया जैसे एकांश ने उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका था। लेकिन रिवाना वैसे ही खामोश खड़ी रही। रिवाना के भीतर कुछ उमड़ घुमड़ रहा था, लेकिन डैनी बाथरूम से निकला और ड्राइंग रूम में सीधे अपने वेस्ट और निक्कर में तौलिए से अपने बाल सुखाते हुए चला आया। हाय बेबी, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर, डैनी ने तौलिए को बगल में रखते हुए बीन बैग पर फेंका और रिवाना को अपने बाहों में भर लिया। जिस तरह डैनी ने उसे अपने बाहों में भर लिया, उसमें कहीं कोई अटपटापन नहीं था। रिवाना ने सोचा कि शायद एक इंसान दूसरे से मन ही मन दूरी बनाने का फैसला कर ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं हो सका। शायद उसने खुद को डैनी की बाहों से आज़ाद किया और सीधे उसकी आंखों में देखने लगी। तुम मुझे नित्या और अपने बारे में कुछ बताना चाहते थे? डैनी ने पहले नित्या की ओर हैरान होकर देखा और फिर रिवाना की ओर मुड़ गया। चलो दूसरे कमरे में चलते हैं, रिवाना को पकड़कर बेडरूम में ले आया। क्या है डैनी, तुम मुझे डरा रहे हो? रिलैक्स, मेरे और नित्या के बीच में कुछ नहीं हुआ है। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ नित्या के बारे में। रिवाना ने अपनी उसकी ओर ऐसा देखा जैसे कह रही हो कि मुझे कोई नई बात बताओ। जिस दिन तुम कोलकाता के लिए निकली थी, उस दिन नित्या को अपने बॉयफ्रेंड से बहुत गंदा ब्रेकअप हुआ। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया और फिर उसे यहाँ लेकर आया। डॉक्टर ने कहा कि वो फ़िलहाल अकेली नहीं रह सकती क्योंकि सुसाइड है, कभी भी दोबारा खुदकुशी की कोशिश कर सकती है। रिवाना ने लंबी सांस ली, ऐसे जैसे उसने अपने दिमाग में उमड़ते घुमड़ते उटपटांग ख्यालों को भगाने की कोशिश कर रही हो। तो क्या नित्या हमारे साथ यहाँ रहेगी? उसने पूछा। डैनी ने सिर हिलाया। कितने दिनों तक? जब तक उसके हालात थोड़ी बेहतर ना हो जाए। डॉक्टर ने कहा है कि उसे कुछ दिनों के लिए अकेला नहीं छोड़ना, वो भी इमोशनली बहुत कमज़ोर है। दोनों के बीच में एक अजीब सी खामोशी पसर गई। रिवाना